हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा बात कर रहे थे हम ट्रायल बैलेंस की। अभी चर्चा करेंगे बेटा, कुछ नई टर्म आपके सामने आई होंगी। बेटा मैंने कुछ टर्म लिखी है जिसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा हो जानी जरूरी है। बेटा करेंगे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट की चर्चा। ऑल्दो आपको बता देता हूं बेटा, फ्री होल्ड प्रेमाइसिस और लीज होल्ड प्रेमाइसिस अभी आप समझ कर चलो, इन दोनों वर्ड को इग्नोर मार दो। बेटा एक चैप्टर आता है हमारे सामने, फाइनल में आएगा बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब होगी इसकी डिटेल चर्चा। अभी आपके लिए सिंपल प्रेमाइसिस है, और प्रेमाइसिस मींस बिल्डिंग। और बेटा अगर बिल्डिंग है तो ये हमारी एसेट होगी, एसेट डेबिट होती है, यानी कि बेटा ये रिकॉर्ड होंगे ट्रायल बैलेंस में ऑन द डेबिट साइड। मतलब लगेगा पता, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बेटा रही बात लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, देखो बेटा बोरोइंग का तो सिंपल सा मतलब होता है लोन। बोरोइंग कह लो या लोन कह लो, एक बात। लॉन्ग टर्म बोरोइंग से क्या मतलब होता है बाबू? देखो अगर आपने किसी लोन का पैसा 1 साल में वापस करना हो तो आप उसको बोल सकते हो शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अगर किसी लोन का पैसा 1 से 5 साल में वापस करना हो तो आप उसको बोल सकते हो मीडियम टर्म बोरोइंग। और अगर किसी लोन का पैसा 5 साल के बाद वापस करना है तो हम उसको बोलते हैं बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। चाहे बोरोइंग शॉर्ट टर्म है, चाहे मीडियम टर्म है, चाहे लॉन्ग टर्म है, तीनों ही केस में लायबिलिटी है। अगर मैंने 1 साल में पे करना है तब भी मेरी लायबिलिटी है, मैंने 1 से 5 साल में पे करना है तब भी मेरी लायबिलिटी है, और चाहे मैंने 5 साल के बाद पे करना है तो मेरी तब भी लायबिलिटी। लेकिन मतलब क्लियर होना चाहिए, बोरोइंग मीन्स लोन, लॉन्ग टर्म मीन्स जिसका पैसा 5 साल के बाद देना होता है वो हमारी नजर में लॉन्ग टर्म होता है। 1 साल के अंदर अंदर शॉर्ट टर्म, 1 से 5 साल मीडियम टर्म, 5 के बाद लॉन्ग टर्म। क्लियर जी? उसके बाद बेटा बात करते हैं पैटी कैश अकाउंट की। ये क्या चीज होती है पैटी कैश? पैटी का मतलब क्या होता है? छोटा सा पोर्शन, ठीक है ना बेटा? लो समझाता हूं क्या होता है पैटी कैश अकाउंट। बेटा कई बार क्या होता है, हम अपने बिजनेस में ना एक अकाउंटेंट को अपॉइंट कर लेते हैं या एक पर्सन को अपॉइंट कर लेते हैं जिसको कहते हैं यार देख छोटे मोटे खर्चे कैश से तू करता रही। जैसे कि मैं बता देता हूँ, मेरे ऑफिस में अगर 5 लोग काम करते हैं, मैंने एक पर्सन को उनका मैनेजर बनाया हुआ है, और क्या करता हूँ उसको निकाल के 1000 रुपये दे देता हूँ जब भी वो मुझसे खर्चा मांगता है। और मैंने समझाया हुआ है कभी ऑफिस में मैं ना हूँ, चाय पानी पीना हो बेटा, कोई क्लाइंट आए कोल्ड ड्रिंक पिलानी है तो पिलाओ, अपने पास से खर्चे करते रहो, मुझे रिपोर्ट कर देना 15-20 दिन के बाद जब खत्म हो जाए आपके पास पैसे। ठीक है, 15-20 दिन के बाद खत्म हो जाते हैं, फिर मैं 1000 निकाल के दे देता हूँ। ऐसे ही बेटा बहुत सारे बिजनेस ये काम करते हैं। तो बेटा उसके पास जो कैश होता है वो पेटी कैश होता है, और मेरे पास जो कैश होता है वो पूरी कलेक्शन होती है ऑफिस की। ठीक है ना? ऑन 31st ऑफ मार्च हम क्या करते हैं बेटा, अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कैश इन हैंड, तो मेरे पास जो कैश है वो, और चाहे उसके पास कोई पैटी कैश बचा है तो दोनों को इंक्लूड करके ना कैश इन हैंड। मान लो मेरे पास पड़ा है 1.5 लाख रुपए ऑफिस का, और उसके पास बचे हैं 500 रुपए, 1000 में से 500 खर्च हो चुके हैं, तो बेटा ऑन 31st ऑफ मार्च मेरे पास टोटल कैश इन हैंड कितना है? 1,50,500 रुपीज। क्या पैटी कैश कैश इन हैंड का ही पार्ट होता है? बिल्कुल बेटा, कुछ अलग चीज नहीं है। समझ आई बात क्या होता है पैटी कैश? ठीक है ना? और आपको बता देता हूं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा कैश बुक स्टार्ट होना है, वहां पर हम पैटी कैश बुक भी बनाएंगे, ये हमारे कोर्स का पार्ट है। ठीक है जी, चलो बढ़े आगे बेटा। बात करते हैं सन्ड्री डेटर्स की। या डेटर सुना है, क्रेडिटर सुना है, सन्ड्री मीन्स आज प्रॉब्लम पूछी अनन्या ने भी मुझसे ये बात। बेटा सन्ड्री का मतलब पता है क्या होता है? कई बार क्या होता है, हमारे बिजनेस की डेटर की लिस्ट बहुत लंबी है, क्रेडिटर की लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक है ना? अगर आप सबका नाम लिखोगे राम मोहन सोहन, तो ट्रायल बैलेंस भी आपको 20 पेज का दिखाई देगा। अगर मेरा बिजनेस ठीक ठाक स्केल पे है और मेरे बिजनेस के पास 100, 500, 2000 कस्टमर है, तो बेटा अगर आप सबके बैलेंसेस चिपकाने शुरू करोगे नाम से, तो ट्रायल बैलेंस भी कुछ 10 पेज का बन जाएगा। फिर समरी का क्या मतलब हुआ? जब हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस समरी ऑफ अकाउंट्स, तो बेटा हम एक पेज में कैसे शो कर सकते हैं उसको? तो हम क्या करते हैं, इतने सारे डेटर का नाम नहीं लिखते, उसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं सन्ड्री डेटर्स, और सबके बैलेंस का टोटल एक जगह पर दिखा देते हैं कि हमने टोटल पैसे इतने लेने अपने कस्टमर से। सेम बात सन्ड्री क्रेडिटर के लिए है। अगर मैं बेटा 100, 200, 400 सप्लायर से सामान खरीदता हूं, अगेन बेटा मैं सबका नाम नहीं लिखना चाहता,
ठीक है ना, फिर वो समरी वाला पर्पस ही डिफीट हो जाएगा अगर 10 पेज में ट्रायल बैलेंस चला गया तो बेटा हम उसकी जगह वर्ड यूज करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री मतलब आप कह सकते हो बेटा टोटल ऑफ द क्रेडिटर्स। क्लियर बात? ठीक है जी बाबू, एक टर्म आपने ये पढ़ी है अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक, ये एक टर्म आ चुकी है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सबलेट ऑफ पार्ट ऑफ द प्रेमाइसेस। समझाने की कोशिश करता हूं सबलेट क्या होता है। बेटा देखो, आपको पता है, आपने एक टर्म शायद सुनी हो कभी, लेट आउट। लेट आउट का मतलब होता है किराया, किराए पर बेटा कोई किसी चीज को चढ़ाना, ठीक है ना। मान लो मैं आपको बता देता हूं बेटा, अंकल ने ये प्रॉपर्टी मुझे लेट आउट की हुई है, ठीक है ना, मैंने रेंट पर ली हुई है, मैं उनको रेंट देता हूं, रेंट मेरे लिए खर्चा है, उनके लिए इनकम है, ठीक है। मान लो मैं तो 5 ही घंटे बढ़ाता हूं, यहां पर शाम को 3 घंटे बढ़ाता हूं, सुबह 2 घंटे बढ़ाता हूं। किसी इंसान ने कहा मुझे रात को रहने के लिए कमरा चाहिए, मैंने कहा ठीक है मैं तुझे सबलेट करता हूं। उन्होंने मुझे लेट आउट की हुई है, मैं सबलेट कर रहा हूं बेटा। सबलेट मतलब किराए की चीज को और आगे किराए पर चढ़ाना। मैंने कहा मैं तो 5 ही घंटे बढ़ाता हूँ, सारी रात खाली होता है, ठीक है तू कमरा ले ले। उसने कहा कितने रुपए? मैंने कहा दे दियो 2-3 हज़ार रुपए, रहता रहे, रात को सुबह उठ के चला जाइयो बस। उसने कहा ठीक है मुझे तो ऐसा ही चाहिए था। अगर बेटा मैं 3,000 रुपए रिसीव कर रहा हूं, क्या सब लेटिंग से मुझे इनकम हो रही है? क्या ये मेरी इनकम है? और सारी इनकम क्रेडिट होती है बेटा, दैट मीन्स इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। समझ आई बात? रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सबलेट ऑफ पार्ट ऑफ द प्रेमाइसेस। इसने पार्ट ऑफ द प्रेमाइसेस का, मान लो मैंने एक बहुत बड़ा प्रेमाइसेस ले लिया रेंट पर और मुझे लग रहा है यार आधी जगह मेरे किसी काम की नहीं है, तो हो सकता है मैं आधी जगह को सबलेट कर दूं। कई बार दुनिया करती है ऐसे काम, पूरा घर किराए पे ले लिया 20,000 रुपए किराए पर, ठीक है ना, और पता है हम ग्राउंड फ्लोर यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर यूज नहीं कर रहे, तो बेटा फर्स्ट फ्लोर को सबलेट कर दिया 12,000 रुपए पर। पूरा घर 20,000 रुपए पे लिया हुआ है, एक तो ग्राउंड फ्लोर के मजे ले रहे हैं बेटा, और ऊपर से सामने वाले से आधा भी नहीं, आधे से भी कुछ ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। लोग सबलेट में भी कमा लेते हैं। समझ आई बात? एक बेटा टर्म आई 10% इन्वेस्टमेंट। देखो बेटा ऐसी टर्म से कंफ्यूज नहीं होना, इन्वेस्टमेंट हमेशा ही मेरे बिजनेस के लिए एसेट है, ठीक है ना। ये 10% क्या इंडिकेट करता है? ये बेटा इंडिकेट करता है कि आपने जहां इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, वहां से आपको 10% रिटर्न आएगी हर साल। यानी कि अगर मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी हो 10 लाख रुपीस की, यानी कि हर साल 1-1 लाख रुपए तो आता ही रहेगा, 10% ऑफ 10 लाख, ठीक है ना। और इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी हो सकती है बेटा, हो सकता है ये डिबेंचर्स ही हो, डिबेंचर से 10% इंटरेस्ट आने वाला हो सकता है बेटा मैंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी हो सकता है बेटा कोई फ्लैट खरीद रखा हो, कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रखी हो, गोल्ड खरीद रखा हो, फॉरेन एक्सचेंज खरीद रखी हो, तो इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी हो सकती है। आप ये नहीं डिफाइन कर सकते कि इन्वेस्टमेंट कहाँ है, लेकिन मतलब पता होना चाहिए हर इन्वेस्टमेंट एसेट होती है। कहीं पर भी आपने पैसा डाला हुआ है, आपके लिए एसेट है बेटा, फ्यूचर में पैसे आएंगे वहां से। और ये 10% का इंडिकेट कर रहा है कि बेटा रिटर्न 10% आने वाली है हर साल। क्लियर बात? अब सारी टर्म क्लियर हुई, जो जो भी प्रॉब्लम आई होगी आपकी, ठीक है ना बाबू। देखो अकाउंट्स में टर्म्स की कोई लिमिट नहीं है। आपको याद होगा, अगर मैं 2 लेक्चर 3 लेक्चर लेके कह देता हूं ना जी मैंने तो सब बेसिक टर्म पढ़ा दी, मैंने लेक्चर 2, 3 और लगभग 4 में ऐसी बात की थी, तो बेटा कभी भी नहीं खत्म हो सकती बेसिक टर्म तो अकाउंट्स की, बहुत सारी हैं अकाउंट्स में, गिनती भी नहीं है, ठीक है। खैर कोई नहीं, टाइम के साथ साथ बेटा हम सब सीखते जा रहे हैं और काफी टर्म सीख भी जाएंगे हम, ठीक है, जल्दी से सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बढ़े बेटा, स्टार्ट करें आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5, आज मुझे 5, 6, 7, 8, 9 5 कराने हैं बैक टू बैक। आज नहीं मैं रुकता बेटा, आज ट्रायल बैलेंस फिनिश, फिर 5 क्वेश्चन होमवर्क, क्योंकि 2 छुट्टियां हैं आपके पास लॉकडाउन की, तो 5 तो बनते हैं होमवर्क, ठीक है ना। ऐसे घूरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं डर जाऊंगा आपसे। लॉजिक है बेटा, बात करते हैं इलस्ट्रेशन 5 की। मेरे प्यारे बच्चे पेज नंबर 14.10 पर है, ठीक है जी, 14.10 निकालें बेटा फटाफट से। लो जी बाबू फटाफट से फॉर्मेट रेडी करते हैं, ट्रायल बैलेंस हमें प्रिपेयर करना है, सिंपल क्वेश्चन। और मैं तो कह रहा हूं इतने छोटी
सिर्फ 10-15 एंट्री देने की क्या जरूरत थी, कम से कम 50-100 तो देता भाई, ठीक है ना। इसको पता था कि क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, इसलिए इसने छोटी दी बेटा। लो आपके लिए तो मैं 101 एंट्री का दूंगा ही क्वेश्चन का है। लो प्यारे बच्चों, बात कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस की। फॉर्मेट हमें याद है बेटा। बाबू सबसे पहला कॉलम जर्नल फोलियो, नेम ऑफ अकाउंट। सेकंड कॉलम लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। लो प्यारे बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं नेम ऑफ अकाउंट नहीं लिखूंगा यार प्लीज, ठीक है ना। अमाउंट लिखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, 5 कराने हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। अरे नहीं भाई, आगे बड़े बड़े क्वेश्चन भी है यार, भाग्य खराब है हमारा, घबराओ नहीं तो। प्रीपेड एक्सपेंसेस 5000 रुपए। बेटा प्रीपेड एसेट होता है या लायबिलिटी? जर्नल एंट्री के टाइम पे बहुत चर्चा की है बेटा। प्रीपे मतलब एडवांस में पे करना। अगर मैंने कोई चीज एडवांस पे की हुई है बेटा, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट फ्यूचर में मुझे मिलने वाला है, और बेनिफिट मिलने वाला है। हर वो चीज जो मुझे बेनिफिट फ्यूचर में देने वाली है वो मेरे लिए एसेट है बेटा, और एसेट है तो एसेट हमेशा डेबिट होती है। तो बेटा प्रीपेड को डेबिट कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग मतलब जो ड्यू हो चुका है बेटा लेकिन पे नहीं करा, ड्यू बट नॉट पेड। कहने के लिए एक बात बोल देता हूं बेटा, मान लो मैंने 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक इस जगह का यूज कर दिया और अंकल को रेंट पे नहीं करा, ड्यू हो चुका है लेकिन पे नहीं करा, इट इज आउटस्टैंडिंग रेंट। बेटा आज नहीं तो कल देना तो पड़ेगा, आपकी तो लायबिलिटी है, सारी लायबिलिटी क्रेडिट होती है बेटा। तो आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड होगा बेटा ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। हाँ जी, नहीं है आपकी बुक में क्वेश्चन? चलो कोई नहीं, क्या हो गया, कर लेते हैं, मैं अभी पिक क्लिक करके दे दूंगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। अरे आप छोड़ो, मैं कह रहा हूं जरूरत भी किस चीज की है, आप मुझे सुनो, मैं तो टर्म बोल ही रहा हूं, हमें तो डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना है ना आफ्टर ऑल। चलो जी, वो बात अलग है कि हमारी नजर पहले सॉल्यूशन पे जाती है, ठीक है जी। चलो बेटा थर्ड मेरे को अकाउंट का नाम दे रखा है बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर हो गए हैं बेटा। बाबू डेबिट होगा क्रेडिट होगा? मैंने हमेशा बताया कभी फंसो तो जर्नल एंट्री ध्यान रखना, जहां जर्नल एंट्री में जा रहा होगा वहीं जा रहा होगा ट्रायल बैलेंस में भी, ठीक है ना। बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री क्या होती थी बेटा? बाबू एक इंसान जिसने मेरे पैसे मार लिए, आज पता नहीं कहां से उसको ईमानदारी आ गई, मुझे पैसे देने आ गया, मैं एंट्री क्या करता था, अगर वो पैसे दे गया कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो बैड डेट रिकवर्ड किस साइड जा रहा है? टू साइड, क्रेडिट साइड। तो बेटा कहां रिकॉर्ड होगा? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे बेटा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाबू सुनो, ये पे कर रहे होंगे रिसीव कर रहे होंगे? सोचो अच्छे से, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, शेयर खरीद रखे हैं, डिवेंचर खरीद रखे हैं, फ्लैट खरीद रखा है, फॉरेन एक्सचेंज खरीद रखे हैं, वहां से ब्याज आ रही है बेटा। बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे नहीं होता, हमेशा रिसीव होता है। क्या रिसीव होता है तो क्या मेरी इनकम है? और इनकम है तो बेटा नॉमिनल अकाउंट का रूल याद है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट होगा तो यहां पर भी क्रेडिट होगा बेटा। कितने रुपए से बेटा? 1000 रुपी। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे बेटा। नेक्स्ट वन इज ड्यू टू मोहन। बेटा ड्यू टू मोहन मतलब मोहन को देना है, ड्यू टू मोहन। देखो आप टर्म पढ़ लो, घबराओ नहीं। फोर्थ टर्म पढ़ना क्या है? ड्यू फ्रॉम विनोद, इसके बाद फोर्थ टर्म। ड्यू टू मोहन से चौथी टर्म गिन लो ना, क्या आएगी? ड्यू फ्रॉम विनोद। बेटा ड्यू फ्रॉम विनोद, आपने विनोद से पैसे लेने हैं। ड्यू टू मोहन मतलब आपने विनोद को देने हैं पैसे। बेटा अगर मैंने, सॉरी क्या नाम था, मोहन, ड्यू टू मोहन यानी कि बेटा मैंने मोहन को पैसे देने हैं, और अगर मैंने पैसे देने हैं तो बेटा मेरी ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है बेटा। तो ट्रायल बैलेंस में भी कहां रिकॉर्ड होगी? ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है जी, लिखें जी, कितनी है बेटा फिगर? 5000। लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ो। बैंक ओडी, क्या करूं? बैंक ओडी क्या होती है? एसेट। लो लिख दो बेटा डेबिट साइड।
बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा ही लायबिलिटी होती है, इट इज अ काइंड ऑफ लोन ऑन यू। याद है ना बैंक ओवरड्राफ्टिंग क्या होती है? अकाउंट में पैसे पड़े हैं 5,000, निकालने की परमिशन दे रहे हैं 5,000 से भी ज्यादा, इसी को तो बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्टिंग। इट इज अ काइंड ऑफ लोन ऑन यू। और बेटा लोन है बैंक ओवरड्राफ्ट तो कहां जाएगा बेटा? ऑन द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो बैंक ओडी को भी मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया। आगे बढ़ो बेटा, डिस्काउंट अलाउड। सर कल बताया था डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के बारे में। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगी क्रेडिट? डेबिट होगी बेटा। डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं, सॉरी ड्यू फ्रॉम विनोद, विनोद से पैसे लेने हैं, एसेट या लायबिलिटी? एसेट। आपके लिए एसेट, अगर आपने विनोद से पैसे लेने हैं कभी तो देगा फ्यूचर में, और बेटा फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, दैट मीन्स इट इज अ एसेट, और सारी एसेट डेबिट होती हैं। लो जी बेटा बढ़े आगे। बाबू इन्वेस्टमेंट क्या होती है अभी बताया, एसेट या लायबिलिटी? एसेट्स। क्या होगा? डेबिट। आगे बढ़ो जी, पेटेंट्स। पता है किसी को पेटेंट क्या होता है? आ जाते हैं ऐसे ऐसे मुद्दे, मेरा मन करता है बता दूं। चलो मैं थोड़ा सा विचार व्यक्त कर लूं आपके साथ, ठीक है ना? आप बता देता हूं आपको। 3 चीजें होती हैं बेटा। एक चीज होती है ब्रांड मार्क या ट्रेडमार्क, ब्रांड मार्क या ट्रेडमार्क। एक चीज होती है बेटा पेटेंट, और एक चीज होती है कॉपीराइट। पता है तीनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, जमीन और आसमान का अंतर होता है। और आपको यह भी बता देता हूं, स्टूडेंट छोड़ दो, मोस्ट ऑफ द टीचर कांट डिफाइन दिस, मोस्ट ऑफ द टीचर्स छोड़ दो भाई स्टूडेंट को तो। खैर आज चलो आपने पंगा ले लिया मोल, तो मेरा आधा घंटा चला जाएगा इसके ऊपर। चलो खैर करते हैं बेटा डिस्कशन। पहले पेटेंट पे ही करता हूं बात, फिर कॉपीराइट पे करूंगा बात, और फिर बात करूंगा ब्रांड मार्क या ट्रेडमार्क पर। पेटेंट क्या होते हैं बाबू? देखो पेटेंट और कॉपीराइट में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। कॉपीराइट हमेशा किसी लिटरेरी वर्क के लिए होता है। कॉपीराइट कॉपी लिटरेरी वर्क के लिए होता है, कोई चीज लिखी हुई है उसके लिए मिलता है कॉपीराइट। कभी आप देखना एनसीईआरटी के बिजनेस की बुक या किसी बुक को उठाकर, ठीक है ना, सेकंड पेज निकालोगे बाबू कैसे लिखा होता है? ऐसे लिखा होता है। कॉपीराइट के लिए वर्ड लगाते हैं सी, ऑल राइट्स आर रिजर्व टू द एनसीईआरटी। ऐसे ही लिखा होता है ना, कभी देखना, चलो आज देख लेना, अभी दिखाएंगे बिजनेस स्टडीज की बुक में। ऐसे लिखा होता है ऑल राइट्स आर रिजर्व टू द, वो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म लिखी होती है, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या कॉपी करना क्राइम है? मैंने फोटो स्टार्ट करा ली बिजनेस स्टडीज की बुक की, तो वो क्राइम हो गया? फिर मतलब बताना पड़ेगा। देखो ऐसे काम नहीं चलता बेटा, नाम है कॉपीराइट मतलब कॉपी करना क्राइम होता है? नहीं, कॉपी करना क्राइम नहीं होता, कॉपी करके अपना नाम लिखना क्राइम होता है। मैंने कॉपी कर दिया, लिख दिया सीए मनीष कालरा, बुक मैंने लिखी है, तो वो सीरियस क्राइम है बेटा, वो मैं इस एक्ट में क्राइम कर रहा हूं। समझ आई बात? क्लियर हुआ बेटा कॉपीराइट क्या चीज होती है, ठीक है ना? अभी आपको ये भी बता देता हूं, खाली एक बुक के एंगल से नहीं, हर लिटरेरी वर्क के लिए कॉपीराइट होता है। लिटरेरी वर्क और क्या हो सकता है? मूवीज, लिरिक्स। आपको पता है बेटा बहुत पंगे होते हैं इन चीजों के ऊपर, आपको तो अंदाजा नहीं होगा। 3 इडियट मूवी को लेकर भी बड़ा पंगा हुआ था। एक इंसान ने बाद में क्लेम किया था ये मूवी मैंने लिखी हुई है, ये कहां से आपने चुरा चुरा के बना दी मूवी? तो बेटा कॉपीराइट इज अ सीरियस इशू। मूवी लिखने से पहले जब आप पढ़वाते भी हो ना किसी एक्टर को, पहले ले लेते हो बेटा उसका कॉपीराइट, कि बाद में कोई कॉपी ना कर ले इसकी और अपने नाम से ना चला दे। ऐसे ही बेटा कोई भी लिरिक्स राइटर होता है, वो सिंगर को देने से पहले भी उसका कॉपीराइट कराता है। क्लियर हुआ मैं कॉपीराइट पर? पेटेंट क्या होता है? बेटा पेटेंट ना जनरली देखो, हाँ जैसे आपने कुछ नया बनाया बेटा, कोई टेक्नोलॉजी में कुछ रिसर्च करी आपने, ठीक है ना, या कोई फॉर्मूला आपने निकाला बेटा, उसके लिए पेटेंट लेते हो। आपको बता देता हूं मेनली इट इज पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ फार्मा। फार्मा मतलब मेडिसिन। मेडिसिन के फील्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई चीज है वो पेटेंट है। मैं एक बात बोलता हूं आपको,
आज की तारीख में बहुत सारी फार्मा कंपनी होंगी बेटा जो कैंसर को क्योर करने के लिए मेडिसिन पर सर्वे रिसर्च कर रही होंगी और कई साल से कर रही हैं। आपको पता है आज भी लाइलाज टाइप बीमारी है, बस कीमोथेरेपी भी बेटा बस ठीक ठाक चीज है, कुछ जिंदा तो रख नहीं पाती वो कुछ टाइम भी बंदे को, ठीक है ना। अब आप खुद समझो बेटा, मान लो एक कंपनी है मैनकाइंड, ठीक है, फार्मा कंपनी है, पिछले 10 साल से रिसर्च कर रही है। अब 10 साल में तो बेटा करोड़ों अरबों रुपए लग जाते हैं रिसर्च में, फार्मा सेक्टर में। मान लो 10 साल के बाद कोई ऐसी मेडिसिन उसने निकाल दी जो क्योर कर सकती है मेडिसिन को, ठीक है। अब बेटा उसने जो फॉर्मूला निकाला गलती से अगर बाहर चला गया तो उसने जो 10 साल में अरबों रुपए खर्च करे हैं बेटा, वो रिकवर कैसे होंगे? नहीं हो पाएंगे ना रिकवर। तो सबसे पहले वो गवर्नमेंट के पास जाती है कि इस फॉर्मूला को पेटेंटेड कर दो हमारे नाम पर, यानी कि ये फॉर्मूला यूज करके कोई भी मेडिसिन बनाने ना पाए। और कितने साल के लिए दे दिया जाता है आपको? 17 साल के लिए पेटेंट, 17 ईयर्स के लिए पेटेंट आपका। 17 साल तक तो वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकती कोई भी कंपनी और मेडिसिन नहीं बना सकती। 17 साल तक आप बेचे जाओ उस मेडिसिन को, कमाई जाओ बेटा, अपनी रिसर्च का सारा खर्चा निकाल सकते हो आप उससे, जो भी आपने खर्च किए हैं 100 करोड़ या जितने भी खर्च हुए हैं आपके, समझ आई बात। और पेटेंट के लिए बेटा चार्जेस बड़े मोटे होते हैं, 1-1 करोड़ रुपए ले लेती है गवर्नमेंट पेटेंट करने के। आपको बता देता हूं बेटा, ये तीनों ही आपकी एसेट होती हैं। इन तीनों एसेट को बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट। सुन लो, टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? हर उस एसेट जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट, ठीक है ना। लैंड एंड बिल्डिंग देखी जा सकती है, टच की जा सकती है। फर्नीचर, फिक्सचर्स टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, ठीक है ना बाबू। प्लांट एंड मशीनरी टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ये तीनों बेटा देखे नहीं जा सकते ना टच किए जा सकते, ठीक है ना। अब ये नहीं है बेटा अच्छा मैंने इस वर्ड पे टच कर दिया, कॉपीराइट टच कर दिया, ये एक इनटेंजिबल एसेट है। इनके लिए बेटा आप गवर्नमेंट को पे करते हो बहुत मोटा अमाउंट, करोड़ रुपए पे करा तो बैलेंस शीट में पेटेंट के आगे करोड़ रुपए लिख दिया, ये आपकी एसेट हो गई करोड़ रुपए की। क्यों बेटा एसेट साइड लिख दिया? क्या आपको इसका बेनिफिट 1 साल के लिए मिलने वाला है? सिर्फ जिस खर्चे का बेनिफिट 1 साल तक के लिए मिलता उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला करता था, याद करो। इसका कोई बेनिफिट 1 साल के लिए मिल रहा है, 17 साल तक बेनिफिट देंगे ये 1 करोड़ रुपए आपको। अगर मैं आज 1 करोड़ पे कर रहा हूं, 17 साल भी तो हैं, रिकवर तो कर ही लूंगा ना बेटा। ऐसे ही बेटा बात करते हैं ब्रांड मार्क की, ट्रेडमार्क की। चलो खैर, ये पहली बार आपके साथ बात होने जा रही है, इसमें बहुत सारी बातें भी करूंगा आपके साथ। बेटा देखो, ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क में हल्का सा डिफरेंस होता है। ब्रांड मार्क क्या चीज होती है ये समझ लो। ब्रांड मार्क में बी एनी नेम, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी लोगो हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, कोई भी सिग्नेचर हो सकता है, कोई भी फोटोग्राफ हो सकती है, या इनका कॉम्बिनेशन, या इनका कॉम्बिनेशन। कोई भी नाम, कोई भी लोगो, कोई भी सिंबल, कोई भी सिग्नेचर, कोई भी फोटोग्राफ, या इनका कॉम्बिनेशन। समझाने के लिए बताता हूं बेटा, मोस्ट ऑफ द कंपनियां नेम और लोगो का इस्तेमाल करती हैं। नाम मारुति सुजुकी, सिंबल है उसका एक बड़े स्पेशल तरीके से एस बनाते हैं, वो देखना जरा गाड़ी पे स्टीयरिंग पे होता है, ठीक है ना। ओडी, चलो ये तो याद वैसे ही है, नाम है सिंबल भी है। एप्पल, नाम है सिंबल भी है। सक्सेस मंत्रा, हाँ जी सच में मेरा ट्रेडमार्क है, अभी बताऊंगा ट्रेडमार्क क्या होता है। हाँ जी, मैं भी नाम भी यूज करता हूं सक्सेस मंत्रा, सिंबल भी यूज करता हूं, एज वेल एज टैग लाइन भी यूज करता हूं। मेरी टैग लाइन है मोल्ड टू बी अ बिजनेस एक्सपर्ट। चलो खैर बाबू, बहुत सारी कंपनियां नाम और फोटोग्राफ का कॉम्बिनेशन यूज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल MDH, नाम है MDH, साथ में फोटोग्राफ आती है, पक्का? पार्ले जी बोलो, देखो अभी आप देखोगे तो ही तो पता लगेगा, याद करो ना, आती है ना। चलो कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो नाम के साथ सिग्नेचर का कॉम्बिनेशन यूज करती हैं। एक कंपनी का एग्जांपल है मेरे पास, रेड एंड टेलर। रेड एंड टेलर नाम भी है और वो साइन किए हुए हैं, उसने नाम को और सिग्नेचर को रजिस्टर्ड कराया हुआ है, ठीक है ना बेटा। ये होता है ब्रांड मार्क, किसी भी अपने प्रोडक्ट को नाम देना
सिंबल देना, लोगो देना, फोटोग्राफ देना, सिग्नेचर देना या इनका कॉम्बिनेशन देना। ट्रेडमार्क इन चीजों को तब बोला जाता है जब ये रजिस्टर्ड हो जाती हैं आपके नाम पर, ठीक है। जब ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे आपके नाम पर तो इसको ट्रेडमार्क बोला जाएगा। अब बताता हूं आपको हिस्ट्री अपनी सक्सेस मंत्रा की कहानी। तो मैंने ना पढ़ाना शुरू करा 2010 में इस ब्रांड नेम के अंडर सक्सेस मंत्रा, ठीक है ना। इसका नाम रखने का एक स्पेशल लॉजिक था। लॉजिक बताया था मैंने आपको कभी बाबू? सक्सेस मंत्रा, एस फॉर शुभम एंड एम फॉर मनीष, ऐसे मैंने शॉर्टकट बनाया था इसका जब शुरू किया था कि एस और एम बनता है। और हम दोनों ने शुरू किया था, मेरे पार्टनर ने भी पढ़ाना शुरू करा था। इनिशियली वो इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, मैं बीएसटी पढ़ाता था, ठीक है। तो ऐसे हमने नाम रखा इसका, 2010 में पढ़ाना शुरू करा। खैर फिर मेरी सीए डिस्टर्ब होने लगी। मेरी 2010 में ही सीए शुरू हुई थी, यानी कि मेरे को 12th करे हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे और मैं 12th का बैच ले रहा था, ठीक है। और मेरे को लगा मेरी सीए डिस्टर्ब हो जाएगी तो मैंने क्विट कर दिया। फिर मैंने 2014 में पढ़ाया दूसरा बैच अपना, ठीक है। और उसके बाद से मैं कॉन्टिन्यूस पढ़ा रहा हूँ। 2018 में मेरे को महसूस दिया कि यार अब मेरे को ना मतलब पूरा नेशन वाइड जाना है, ठीक है ना। मुझे नेशन वाइड जाना है, अब मेरे को सहारनपुर में काम नहीं चलता। मैंने कहा ठीक है अब रजिस्टर्ड करा लेते हैं इस नाम को। तो जब मैं रजिस्टर्ड कराने पहुंचा अपने नाम पर तो 11 कंपनियों ने मेरे खिलाफ केस ठोक दिया। सबने बोला मेरा है सक्सेस मंत्रा, किसी ने बोला मेरा है, किसी ने बोला मेरा। 11 अलग अलग कंपनियां। मैंने रिवर्स केस ठोक दिया 11 की 11 पे, ठीक है। और कुछ कोर्ट में हियरिंग चली, 1 2 3 4। खैर एट द एंड हमने प्रूव कर दिया कि मैं इस ब्रांड नेम के अंडर 2010 से पढ़ा रहा हूँ। ये कोई मैं आज नहीं पढ़ा रहा। वो बात अलग है कि मैं आज अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराने आया हूँ। एट द एंड केस जीत गए, ठीक है ना। और अब ये मेरा मार्क है। अब बेटा ये वर्ड अगर कोई यूज भी करेगा ना तो उसे हम घर तक छोड़ के आएंगे। और जितना भी हमने खर्चा किया है क्या सब मेरी एसेट है? बिल्कुल मेरी एसेट है। चाहे वो कोई लीगल एक्सपेंस है, चाहे वो लॉयर की फीस है, जितना भी मैंने खर्चा किया ये मेरी एसेट है। क्या ये मुझे 1 साल तक बेनिफिट देगी? पूरी जिंदगी भर देगी, पूरी जिंदगी भर, ठीक है जी। और बता देता हूं बेटा, देखो जब आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हो, सिर्फ अप्लाई करते हो, तो आप वर्ड यूज करते हो टीएम। देखना अभी बताऊं आपको, देखो कहां यूज होता है। लक्स कोजी, देखना बेटा, लक्स ने अपने आगे आर लिखा हुआ है, कोजी के आगे टीएम लिखा हुआ है, देख लेना एक बार, ठीक है जी। बाबू टीएम का मतलब होता है कि आपने अप्लाई किया हुआ है, बस जब ये आपके नाम पर रजिस्टर्ड कर देती है गवर्नमेंट तो आप आर यूज करते हो। मैं आर यूज करता हूं आज की तारीख कि मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, ठीक है। और अगर बता देता हूं लक्स रजिस्टर्ड है बेटा, ठीक है ना। और कोजी के साथ क्या हुआ, बहुत सारी कंपनियां पीछे बढ़ गई, इसका भी केस चलता रहा। आज तक ये पेंडिंग है लिटिगेशन में, कोर्ट में डिसाइड नहीं कर पा रही कि किसको देना चाहिए। इसी वजह से ये टीएम का टीएम रह गया। ये कभी यार हो नहीं पाएगा आगे भी। क्लैरिटी हुई आपको कुछ चीजों की? अब मेरे को लगता है कि शायद मैंने तो सब कुछ बता दिया इसके बारे में, ठीक है। बस एक वर्ड आया था पेटेंट, मेरे साथ ऐसी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। चलो खैर, पेटेंट समझ में आया बेटा, किसी फॉर्मूला को रजिस्टर्ड कराना अपने नाम पर। अच्छा कभी आपने देखा है डोमिनोज और मैकडी में टेस्ट बड़ा सेम होता है? आप किसी भी आउटलेट में चले जाओ, लगभग आसपास होता है टेस्ट, ऐसे ही होता है ना। चेंज होता है टेस्ट हर आउटलेट का, आसपास होता है। मैं कह रहा हूं चेंज होगा लेकिन बहुत चेंज नहीं होगा। अगेन दे हैव शेयर्ड द फॉर्मूला विद यू। अगर मैकडी ने अपनी फ्रेंचाइज बांटता है ना तो देखो एक साथ क्या क्या चीजें बांटता है, पहले सुनो चीज को। मैकडी यूएसए ने अपनी फ्रेंचाइज बांटी, ठीक है। सहारनपुर में मान लो कोई ले ले, फ्यूचर में हरिद्वार में, ज्वालापुर, मान लो 10-15 जगह फ्रेंचाइज थी। जब वो आपको फ्रेंचाइज देता है, आपसे फ्रेंचाइज फीस लेता है ना बेटा, तो आपको कहता है तू मेरा नाम यूज कर सकता है, मेरा मार्क यूज कर सकता है, करता है ना बेटा। जिस बंदे ने फ्रेंचाइज लिया आपका नाम नहीं यूज करता, अपने आउटलेट के बाहर बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड नहीं लगाता, मैकडोनल्ड्स लगाता क्या नहीं यार, लगाता होगा क्या बेटा। उसका पेटेंट यूज नहीं करते सर, फॉर्मूला वो शेयर करता है आपके साथ किसी प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, ऐसे थोड़ी फॉर्मूला शेयर करता है वो। समझ आई बात? ऑल ओके?
हाँ करो बात इसकी भी। चलो जी बेटा, टर्म आई थी पेटेंट, हमने डिस्कस किया कैसे ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट हमारे लिए एसेट होती है। तो बेटा पेटेंट है एक इंटेंजिबल एसेट है, बट एसेट है, सारी एसेट डेबिट होती हैं बेटा, तो पेटेंट को भी हम डेबिट करेंगे 4000। बात करते हैं मशीनरी, अगेन एक एसेट है बेटा, डेबिट करेंगे बेटा। फिर आती है कैपिटल, और मेरे को क्लियर में सबसे पहले कैपिटल ही दिखाई देता है। कैपिटल क्या होती है बेटा? ऑलवेज क्रेडिट। बेटा टोटल कर लेना, बिल्कुल बराबर होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 खत्म। जितने इलस्ट्रेशन खत्म होते जाएंगे साथ साथ बेटा उनके क्वेश्चन होमवर्क मिलते चले जाएंगे। इलस्ट्रेशन 6 पेंडिंग है, 5 मिनट के लिए छोड़ते हैं यार, बहुत लंबा है यार, अब इसके चक्कर में 2-3 और रह जाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर, यार एक मिसिंग है क्या? अच्छा 6 तो बहुत बड़ा है, 7। अच्छा तो 6 तो फिर छोटा सा ही है यार। चलो पढ़ते हैं यार फटाफट से बाबू, 6 पढ़ते हैं, 7 छोड़ेंगे बेटा, 7 थोड़ा बड़ा है। चलो फटाफट से पढ़ो। कहता था फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय अंशिका, रीड्राफ्टेड इन अ करेक्ट फॉर्म। इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट लिखा है, तो इनएक्सपीरियंस ही तो है। हाँ जी, तो बेटा कहता है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, रीड्राफ्टेड इन द करेक्ट फॉर्म। अब मैं बता देता हूं क्या हुआ है। आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, मेरे को ये पता है हर अकाउंट के आगे क्या बैलेंस लिखा है, लेकिन इस ट्रायल बैलेंस को बनाया किसने है? एक इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने। तो पता है क्या गड़बड़ करी होगी? कुछ चीजें जो डेबिट में आनी होगी वो क्रेडिट में चिपका रखी होंगी, और जो चीजें क्रेडिट में आनी होंगी वो डेबिट में चिपका रखी होगी। ठीक है जी, यहीं से करेंगे क्वेश्चन। मैं बेटा मार्कर का यूज नहीं कर रहा, आप बताना क्या गलत किया इसने। ठीक है, और बेटा डबल कंसंट्रेशन होनी चाहिए, कोई चीज मिस ना होने पाए आपकी नजरों से। कैश इन हैंड, डेबिट साइड दिखाया, ठीक दिखाया सर? सोच लो, देखो जल्दी जल्दी। राघव भाई ऊपर ही नहीं कर रहे आप तो, चेहरा क्या हो गया? मशीनरी डेबिट साइड दिखाई, ठीक दिखाई। परचेज डेबिट साइड दिखाई, ठीक दिखाई। डेटर डेबिट साइड ठीक दिखाए। कैरेज इनवर्ड, सर कैरेज इनवर्ड क्या होता है? हाँ गलत है, वही तो मैं कह रहा हूं। कैरेज इनवर्ड होती क्या है? हाँ अरे मुझे तो पता है, पागल है ये, मैं तो 2-4 बंदे ऐसे ही फंसा लेता हूं ये बोल बोल के। हाँ जी, कैरेज इनवर्ड बेटा परचेज पे लगने वाली कैरेज को बोलते हैं। कल मैं एग्जांपल दे रहा था, दिल्ली से गुड्स लेकर आए आप, तब भी कैरेज आप पे कर रहे हो, और आपकी दुकान पे कोट रोड से कस्टमर आ गया तब भी उसके लिए भी कैरेज आप पे कर रहे हो। अरे दोनों पे कर रहे हो, दोनों ही खर्चे हैं, और दोनों खर्चे हैं बेटा। सर नॉमिनल अकाउंट याद नहीं है क्या? क्लियर याद कर लो। ई क्या होता है? एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं बेटा, ठीक है ना जी। तो कैरेज इनवर्ड तो इसने डेबिट में ही दिखाया हुआ है, बिल्कुल ठीक, और कैरेज आउटवर्ड क्रेडिट में दिखाया हुआ है। ये कहां आना चाहिए? डेबिट में। तभी तो मैंने कहा था ये अंशिका ने बनाया, इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट। चलो जी, वेजेस डेबिट में है, बिल्कुल ठीक बेटा। रेंट एंड टैक्सेस डेबिट में है, बिल्कुल ठीक, खर्चा है। सन्ड्री क्रेडिटर कहां दिखाए हुए हैं? क्रेडिट साइड, ओके बेटा 17,000 के। डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड आनी चाहिए, गलत दिखा रखी है। रिटर्न आउटवर्ड, सर सोचने का तरीका याद है? पहले सोचने का तरीका। रिटर्न बाहर गई, सर अंदर कुछ आया होगा, यानी कि परचेज आई होगी तभी तो परचेज रिटर्न होगी, ये परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न दिखाई हुई है डेबिट साइड, गलत और सही? परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न कहां आएगी? क्रेडिट में, यानी कि ये गलत है। बढ़े आगे बेटा। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होती है? सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होती है बेटा, तो रिटर्न इनवर्ड का क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए, दिखा का रखा है क्रेडिट में, अगेन ये भी गलत है। ओके बात। बढ़े आगे। कैपिटल ऑन द डेबिट साइड, कहां रिकॉर्ड होनी चाहिए? ऑन द क्रेडिट साइड, गलत है बेटा। ड्रॉइंग्स क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड रिकॉर्ड होनी चाहिए। बैंक लोन 10,000 डेबिट साइड, सही है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होना चाहिए, लायबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन लोन 1500, बिल्कुल सही है, डेबिट साइड। खर्चा है भाई, सारे खर्चे डेबिट होते हैं तो डेबिट में ही तो रिकॉर्ड किया है बाबू। ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया हुआ है, गलत रिकॉर्ड किया हुआ है, डेबिट साइड ले आना। सेल्स क्रेडिट साइड बिल्कुल सही। डिस्काउंट रिसीव डेबिट साइड बिल्कुल गलत, कहां रिकॉर्ड होनी चाहिए? डिस्काउंट रिसीव हुई है, इनकम है, सारी इनकम क्रेडिट होती है बेटा।
ठीक है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्लियर। 7 पर आए। 7 यार बाद में डिस्कस करते हैं, बहुत लेंदी है, इसके चक्कर में मेरा 8 और 9 छूट जाएगा। ठीक है जी, करें डिस्कशन 8 एंड 9 का। लो प्यारे बच्चों सामने देखना बाबू, एक चीज की चर्चा होनी है पहले। लो थियोरेटिकली पहले 5 मिनट आप सब मेरी तरफ देख रहे हैं। बाबू मैं बोलता हूं, देखो फर्म ने ना साथ साथ जर्नल एंट्री प्रिपेयर करी। ऑल्दो मैं मानता हूं अकाउंटेंट हर टाइम पर इतना एक्टिव नहीं होता कि रोज की जर्नल एंट्री रोज कर ले। ठीक है, मैं मान रहा हूं रोज की रोज कर रहा है। आज 31 ऑफ मार्च आई, ठीक है ना, आज दिन भर में जितनी ट्रांजैक्शन हुई उसने एक रफ पेपर पे लिखता रहा। ठीक है, उसने कहा यार कल रिकॉर्ड कर लूंगा, चलो कल रिकॉर्ड भी कर ली उसने। ठीक है ना बाबू, अब लेजर बनाने शुरू करेगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनाने शुरू करेगा। आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइम लगता होगा। आप क्या 8 एंट्री का बनाते हो? एक ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन में 100-200 से कम एंट्री नहीं होती। छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, बड़ी की बात करूंगा तो हिल ही जाओगे। एक दिन की 100-200 ट्रांजैक्शन और हफ्ते में बेटा सिर्फ एक छुट्टी, यानी कि एक हफ्ते में 600 ट्रांजैक्शन। सोच कर देख लो बेटा, 52 हफ्ते कितनी ट्रांजैक्शन होती होंगी। बेटा मैं बोलता हूं अगर उसने साथ साथ सारी जर्नल एंट्री कर भी ली, हर चीज की रिकॉर्डिंग कर रहा है, देन बेटा प्रिपेयर करने लेजर। महाभारत भाई, इतने बड़े अकाउंट्स उठाना, क्योंकि बेटा आगे भी तो अगला साल चल रहा है, रोज उसकी भी जर्नल एंट्री कर रहा है और पिछले वाले लेजर भी बना रहा है। लेजर बनाई जा रहा है, आगे की जर्नल एंट्री करी जा रहा है अगले साल की। उसने ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू करा। मैं कहता हूं हर चीज सही कर रहा था, कहीं ना कहीं कोई लेजर में गलती होगी, ट्रायल बैलेंस मीट आउट नहीं हो रहा। और बेटा 52,000 ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री चेक करना, किसी को भी पसीना आ जाए, आपको पता ही है बेटा 52,000 ट्रांजैक्शन चेक नहीं हो सकती, रीचेक करना महाभारत है। इट विल टेक सम टाइम। और बेटा इधर से प्रेशर आ रहा है इनकम टैक्स का कि अपने अकाउंट्स रिपोर्ट करो, टैक्स दो, ट्रायल बैलेंस मिल नहीं रहा। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे बेटा? डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर, यार मैं एक्चुअल रियलिटी की बात कर रहा हूं, ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर नहीं आ रही। और 52,000 ट्रांजैक्शन को चेक करना किसी के लिए भी आसान नहीं है, और वो बहुत चेक कर चुका है बेटा, गलती नहीं मिल रही उसको। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं बेटा, इन द मीन टाइम, मान लो अगर डेबिट साइड शॉर्ट आ रही है 200 रुपए से, हम एक अकाउंट खोल देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट 200 रुपए। अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रही है तो हम लिख देते हैं बेटा क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट 200 रुपए, और एक बार मीट आउट करके रिपोर्टिंग कर देते हैं कि हमारा प्रॉफिट इतना आया था, ले लो जी टैक्स। बाबू अब हम महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कभी तो गलती मिलेगी। जिस दिन गलती मिल जाएगी उस दिन हम करेक्ट कर देंगे और बुक से ये अकाउंट को खत्म कर देंगे। समझ में आया क्या लॉजिक है? एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है जी, तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 और 9 इसी पर बेस्ड है, मैं बता देता हूं। एक मिनट पहले मेरी तरफ देख लो। इलस्ट्रेशन 8 में क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर नहीं आएगी सब कुछ सही करने पर भी, तो हम क्या करेंगे बेटा, सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे, हमारा इलस्ट्रेशन 8 खत्म हो जाएगा। 9th में क्या होगा, हमें ट्रायल बैलेंस दिया होगा, उसमें सस्पेंस अकाउंट का नाम भी दिया होगा, लेकिन उसमें ना कहीं उसने 2-3 पोस्टिंग गलत की हुई है। जैसे ही हम सब कुछ सही करेंगे ना, सस्पेंस की जरूरत खत्म हो जाएगी, दोनों का टोटल ही मिल जाएगा अपने आप। समझ आई? दोनों सिचुएशन उसने डिस्कस की हुई है आपके साथ, एक इलस्ट्रेशन 8 में, एक 9 में। ठीक है जी, करें बेटा फटाफट से। लो प्यारे बच्चों करते हैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 8 स्टार्ट। आप मेरे साथ साथ हैं बेटा पेज नंबर 14.18 पर, इलस्ट्रेशन 8 मैं पढ़ना शुरू करता हूं। The following is the trial balance prepared by an inexperienced accountant. Redraft it in a correct form and give necessary notes. ठीक है जी बेटा, हमें क्या करना है, एक इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने बनाया, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करी होगी, डेबिट की चीज क्रेडिट में लिखी होगी, क्रेडिट की डेबिट में लिखी होगी। हम ठीक करें बेटा, चलो स्टार्ट हो जाओ। डेटर डेबिट साइड बिल्कुल ठीक, क्रेडिटर क्रेडिट साइड बिल्कुल ठीक, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, परचेज डेबिट साइड बिल्कुल ठीक, परचेज रिटर्न डेबिट साइड गलत साइड है बेटा, क्रेडिट साइड होना चाहिए। कैश इन एंड डेबिट साइड, मशीनरी डेबिट साइड, गुडविल क्रेडिट साइड गलत है बेटा, गुडविल इज अ एसेट, ठीक है ना बेटा, डेबिट साइड रिकॉर्ड होनी चाहिए। सेल्स क्रेडिट साइड बिल्कुल ठीक, सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड गलत है बेटा, इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। लोन फ्रॉम राम, आपने लोन ले रखा है राम से, तो सर पे करना पड़ेगा कभी, लायबिलिटी है, कहां रिकॉर्ड कर रखा है आपने, डेबिट साइड, कहां रिकॉर्ड करूं, क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन, राम को ब्याज दी,
दी है तो भाई खर्चा है, और सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। हाँ जी बताओ क्या दिक्कत है। राम से लोन लिया, वापस करूंगा, लाइबिलिटी है, क्रेडिट होनी चाहिए। लेकिन अगर ब्याज दे रहा हूं उसके लोन पर तो भाई खर्चा ही तो है, सारे खर्चे डेबिट ही तो होते हैं, सही तो है। चलो जी, बिल रिसीवेबल कल बताया था बेटा, इक्वलेंट टू डेटर होता है, यानी कि एसेट होती है। एसेट है तो कहां रिकॉर्ड होनी चाहिए, डेबिट साइड। कहां रिकॉर्ड कर रखी है, क्रेडिट साइड, ठीक कर लोगे। कैपिटल क्रेडिट साइड है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेरी नजर में तो इसका दूसरा नाम है क्या, ड्रॉइंग्स। याद आया ना बेटा, ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होती है, यहां पर भी डेबिट है, कोई दिक्कत तो नहीं। कैरेज खर्चा है, डेबिट होता है, डेबिट ही है। एड खर्चा है, डेबिट होता है, डेबिट ही है। डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट है, सारी इनकम क्रेडिट होती है, डिस्काउंट भी एक इनकम है अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है तो, ठीक है ना। तो कहां आनी चाहिए बेटा, ऑन द क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट एसेट है, डेबिट ही साइड होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड, बेटा इनकम है, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां से ब्याज आएगा, इनकम है बेटा, और सारी इनकम क्रेडिट होती है, या डेबिट साइड है। अगर आप देखोगे आपने सब कुछ सही करा, सॉल्यूशन देख लो, आपने भी सब कुछ सही करा, लेकिन 1000 रुपए से शॉर्ट आ रही थी डेबिट साइड, तो इसने क्या नाम लिख दिया सबसे लास्ट में, सस्पेंस अकाउंट 1000। ऑल क्लियर। इलस्ट्रेशन नंबर 9, और इसके बाद हम करेंगे छुट्टी, एक रह गया, कुछ नहीं होता, हम भी कौन सा कहीं जा रहे हैं, मंडे कर लेंगे। चलो, इलस्ट्रेशन 9, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनकम्पिटेंट पर्सन। अच्छा, अंशिका लिख देता, ड्रॉ अप अ करेक्ट ट्रायल बैलेंस। तो बेटा हमें करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है जी। अभी आपको बता देता हूं, अगर ट्रायल बैलेंस की ढंग से शक्ल देखो तो सबसे लास्ट पॉइंट देखना क्या लिखा है, सस्पेंस अकाउंट 7000 ऑन द डेबिट साइड, ठीक है ना। यानी कि इससे टोटल मिल नहीं रहा होगा, इसने जल्दबाजी में क्या करा, आखिरी में बस मिलाने के लिए। आपके साथ वैसे पेपर में ऐसा कोई किस्सा होने नहीं वाला, पक्का मीट आउट होगा, पक्का, ठीक है ना। लेकिन बेटा इस अकाउंटेंट के साथ किस्सा क्या हुआ, इसने डेबिट क्रेडिट कहीं ना कहीं कोई आइटम में घोष कर दी, और आखिरी में जब मिला नहीं तो इसने सस्पेंस अकाउंट में डाल के एक बार गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दिया, ठीक है जी। और बेटा अब हम इसकी गलती ढूंढने चले हैं, ठीक है। चलो, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड बिल्कुल ठीक, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड बिल्कुल ठीक। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाया जाता, जब आप ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल दिखा रहे होते हैं तो वो अपने आप में क्लोजिंग स्टॉक की रिपोर्टिंग है। चलो जी, गुड्स बॉट यानी कि परचेजेस डेबिट साइड है, ठीक है। गुड्स सोल्ड यानी कि सेल्स क्रेडिट साइड है, बिल्कुल ठीक है। रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड क्या होता है बेटा, अंदर आना। कोई रिटर्न कब अंदर आएगी बेटा, जब आपने बेची होगी, यानी कि ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट होना चाहिए, आपने कहा रिकॉर्ड करा क्रेडिट साइड, गलत रिपोर्ट किया, कर दोगे डेबिट में। आगे बढ़ो, आउटवर्ड ये परचेज रिटर्न है, ये कहाँ आनी चाहिए, क्रेडिट में, आपने रिपोर्ट करा, डेबिट में ये भी गलत करा। कैरेज आउटवर्ड डेबिट, ठीक है, खर्चा डेबिट होना चाहिए। एसेट डेबिट बिल्कुल ठीक है। रेंट पे डेबिट ठीक है। फ्यूल डेबिट ठीक है। रेंट ऑफ प्रेमाइसेस सबलेट टू घनश्याम, ठीक है जी। अरे मैंने टर्म रब कर दी। सबलेटिंग से अगर मुझे कुछ इनकम हुई है बेटा, सारी इनकम क्रेडिट होती है, दिक्कत क्या है अगर इसने क्रेडिट में दिखाया है तो, ठीक है ना जी। लोन टेकन लायबिलिटी, सारी लायबिलिटी क्रेडिट होती है, ये भी लायबिलिटी है, क्रेडिट है, क्या दिक्कत है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ये क्रेडिट में दिखाया, ये कहाँ आना चाहिए, डेबिट में। सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा, तो डेबिट आना चाहिए था। कैपिटल क्रेडिट साइड बिल्कुल ठीक है जी, ओके बात। इनकम टैक्स क्या नाम है इसका दूसरा, ड्राइंग्स डेबिट होती है, डेबिट में ही है, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ो। रेट्स, रेट्स इज इक्वल्स टू टैक्सेस, आप ये बोल सकते हो, जो टैक्सेस बिजनेस के होते हैं उसको रेट्स बोलते हैं। बेटा कहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है, इसने कहाँ किया हुआ है, इसने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया हुआ है, हम कहाँ करेंगे डेबिट साइड, बिजनेस का खर्चा है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। कस्टमर्स अकाउंट, कस्टमर मतलब डेटर्स अकाउंट। अगर ये बोल रहे हैं ना कस्टमर्स अकाउंट, तो इसका मतलब है डेटर्स, डेटर्स हमारे कस्टमर ही तो होते हैं। हाँ जी बेटा, क्या करें, डेबिट साइड रिकॉर्ड किया हुआ है, बिल्कुल ठीक। सप्लायर्स अकाउंट, सर सप्लायर कौन होते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर वही तो होते हैं जिनसे हम गुड्स खरीद कर लाते हैं बेटा, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होते हैं, यहां पर भी क्रेडिट है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। HDFC बैंक ब्रैकेट में लिखता है ओवरड्राफ्ट, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्टिंग कर रखी है, आपने HDFC से 5 लाख, 5.25 लाख रुपए फालतू निकाल रखे हैं, आपकी लायबिलिटी है बेटा। इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द
क्रेडिट साइड, और इसने डेबिट में किया हुआ है यानी कि गलती की हुई है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, सर डेबिट होना चाहिए, खर्चा है बिजनेस का, इसने रिकॉर्ड किया हुआ है ऑन द क्रेडिट साइड। मिसलेनियस इनकम कहाँ रिकॉर्ड होनी चाहिए? क्रेडिट साइड क्रेडिट ही है। अरे इनकम है भाई, मिसलेनियस इनकम, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। अगर आप देखोगे, अगर आपने सब सही करा ना, टोटल ऑटोमेटिकली बराबर आ रहा होगा, सस्पेंस की जरूरत नहीं है। और देख लो बेटा सॉल्यूशन में सस्पेंस हट गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इलस्ट्रेशन 9 जैसा, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन। ठीक है जी, अभी हमने एक क्वेश्चन, एक इलस्ट्रेशन नहीं करा, 6 अटेम्प्ट आप करेंगे, मेरे हिसाब से हो जाएगा। मैं बता देता हूं उसमें कर क्या रखा है इसने, इधर देखना। इसने ना 15-20 अकाउंट के बैलेंस दिए, जैसे ट्रायल के लिए देता है आपको, और इसने ना 4 जर्नल एंट्री बता दी, कहता है ये मिस हो गई, ये आप करना भूल गए। तो आप क्या करोगे? 4 जर्नल एंट्री करोगे, उन 4 जर्नल एंट्री में जिसका जिसका नाम आया होगा उसके अकाउंट दोबारा बना लेना। कैश का हो सकता है, वो बैंक का हो सकता है, वो परचेज का हो सकता है, तो उनके अकाउंट दोबारा बना लेना। जब कैश अकाउंट बनाओगे तो शुरुआत कहां से करोगे? जो उसने बैलेंस दिया होगा वो लिख देना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हो जाए तो ठीक, नहीं होए तो बेटा मैं आकर कराई दूंगा आपको मंडे को। ठीक है जी, अभी आपके लिए होमवर्क क्या है? 4 इलस्ट्रेशन 4 क्वेश्चन, मैंने तो एक ही करा बस, आपने तो अपनी कॉपी में वो भी नहीं करा। इलस्ट्रेशन 5, 7, 8, 9 और यही चारों क्वेश्चन। ठीक है जी, और बेटा ऑन मंडे हम क्या करेंगे, आते ही 6th क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और टेस्ट देंगे ट्रायल बैलेंस का। ये तो छोटा सा निन्नक सा चैप्टर है बेटा, अब सैटरडे संडे क्या खाली थोड़ी बैठोगे, टेस्ट दे देना। जो इलस्ट्रेशन है वही क्वेश्चन, 5, 7, 8 एंड 9। 6 ट्राई कर लो, अगर हो जाए आपसे इलस्ट्रेशन, नहीं होगा मैं आऊंगा बेटा मंडे को कराऊंगा ये। और हाथ तो हाथ 15 मिनट का क्वेश्चन है, 45 मिनट का टेस्ट होगा ट्रायल बैलेंस पे, 2 या 3 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।